नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो जो हम लाते हैं अपने व्यूअर्स के लिए ताकि उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बना सके, उनको गाइड कर सके, उनकी पोर्टफोलियो प्लानिंग को रिलेटेड, उनके गोल्स रिलेटेड। कोई भी सवाल आपके पास है अपनी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड तो आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 704522000000। इसके अलावा अपने क्वेश्चन ईमेल कीजिए yourmoney@nw18.com। आप फेसबुक और एक्स पर जाइए, CNBC आवाज के हैंडल पर इस शो को लाइव देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAवाज योर मनी लिखकर। आज हमारे साथ है रुपी विद ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर ऋषभ देसाई। ऋषभ नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। बात है बॉन्ड यील्ड्स की कि एग्जैक्टली कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि ड्राइव करते हैं, कितनी रेलेवेंस होती है जब हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो फिक्स्ड इनकम स्ट्रैटेजी होती है राइजिंग यील्ड्स के बीच में, वो कैसी होनी चाहिए, बॉन्ड यील्ड्स क्यों बढ़ रही हैं, क्या इम्पैक्ट ये ओवरऑल इकोनॉमी या इक्विटीज पर करती हैं? दीपाली जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शो पर बुलाने के लिए। देखिए, पहले तो एक बेसिक क्या डेट का सिनेरियो है, फिक्स्ड इनकम सिनेरियो, यील्ड का सिनेरियो क्या है वो समझा देता हूँ दीपाली जी। नंबर वन, ओवर द पास्ट 52 वीक्स दीपाली जी, जो 10 ईयर इंडिया का जो जीसेक यील्ड है वो शार्प राइज हुआ है बाय 100 बेसिस पॉइंट्स। 52 वीक्स का जो लो था विच वाज एट 6.13%, वो उछल के 7.12% पे जा चुका है। आज का भी हम बॉन्ड डील्स, जो 10 ईयर जीसेक का जो बॉन्ड डील आज भी हम देखने को जाए तो 7.1% प्लस पे ट्रेड कर रहा है। अभी ये उछल के क्यों ऊपर चला गया? आरबीआई ने रेट हाइक्स तो किया नहीं है अभी तक करे, तो ये बॉन्ड डील्स क्यों ऊपर गई? इसके 3 मुख्य कारण है दीपाली जी। देखिए, नंबर वन, गवर्नमेंट ने हेवी बोरोइंग किया है मार्केट में। ओके, जब भी गवर्नमेंट हेवी बोरोइंग करता है तो बॉन्ड मार्केट में सप्लाई प्रेशर बढ़ जाता है। दिस इज नंबर वन। नंबर टू, जो ग्लोबली हमने देखा है, क्रूड के जो प्राइसेस है वो अभी भी $100 के आसपास चल रहे हैं। सो एलिवेटेड क्रूड प्राइसेस के कारण जो फियर ऑफ इन्फ्लेशन है उसके कारण भी बॉन्ड यील्ड्स ने स्पाइक किया है। नंबर थ्री, रुपी काफी ड्रामेटिकली वीकनिंग हुआ है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। सो जो जब भी रुपी डेप्रिशिएट होता है तो एक सेकेंड लेयर ऑफ इंपोर्ट इन्फ्लेशन भी आ जाता है इकोनॉमी में। सो बेसिकली इन्वेस्टर्स को बेसिक तरीके से समझाने जाओ, जब भी इन्फ्लेशन का फियर बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन अगर बढ़ने लग जाता है और गवर्नमेंट हेवी बोरोइंग करता है और बॉन्ड मार्केट में सप्लाई प्रेशर आता है, तभी बॉन्ड यील्ड्स काफी ड्रामेटिकली स्पाइक अप हो जाते हैं दीपाली जी। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए। बॉन्ड यील्ड्स की बेसिक बातें यहाँ पर बताई। अच्छा, बॉन्ड यील्ड्स की परफॉर्मेंस या ओवरऑल आउटलुक को समझेंगे या फिर फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स के लिए कैसे सूट करते हो समझेंगे, लेकिन क्विकली आपसे जानना चाहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है बॉन्ड यील्ड्स की या फिक्स्ड इनकम की परफॉर्मेंस कंसीडरिंग किस तरीके का इंटरेस्ट रेट सिनेरियो रहता है। तो 2026 में ब्याज दरों को लेकर क्या आउटलुक है आपके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, और साथ ही फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स पर उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? दीपाली जी, फिलहाल तो 2026 में आरबीआई से रेट हाइक का एक्सपेक्टेशंस मत कीजिए। जो डेटा एनालाइज कर रहे और जो इकोनॉमिस्ट भी जो जो कमेंट्रीज दे रहे और आरबीआई की भी जो कमेंट्रीज है वो क्लियरली बताते हैं कि एटलीस्ट 2026 ईयर एंड तक इंटरेस्ट रेट्स में कोई चेंज नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करेंगे आरबीआई। मगर अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं रहा, मैं एक छोटा सा डेटा पॉइंट दे देता हूं। अक्टूबर 2025 में इंडिया का जो सीपीआई इन्फ्लेशन था वो 0.25% था, वो उछल के अप्रैल 2026 में 3.48% चला गया। ऑल्दो बहुत ही कंफर्टेबल बैंड में है, मगर जो क्रूड ऑयल प्राइसेस का जो टेंशन चल रहा है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, उसके वजह से अगर इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल चला गया तो प्रोबेबली बाय 2027 ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स भी रेट हाइक कर सकते हैं और उसको नजर देखते हुए इंडिया भी, आरबीआई भी फॉलो कर सकती है। पर एटलीस्ट 2026 में मुझे नहीं लगता है कि आरबीआई रेट हाइक करेगी, मगर जो बॉन्ड डील्स है वो वॉलेटाइल रह सकते हैं। माय आंसर इज अ यस। तो जब भी बॉन्ड यील्ड्स वॉलेटाइल हो जाते हैं, इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि बॉन्ड यील्ड्स और बॉन्ड प्राइसेस इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। मींस कि जब भी बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाते हैं तो जो एग्जिस्टिंग जो बॉन्ड प्राइसेस है, जो लो रेटेड बॉन्ड्स के जो प्राइसेस है, वो उसकी डिमांड घट जाती है और उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं। जब भी उसके प्राइसेस कम होते हैं, जब भी जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स है, जो लो इंटरेस्ट रेटेड एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स है, उनके जब भी डिमांड कम हो जाती है
तो रिटर्न्स में भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। ये पूरे दौरान सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स में काफी देखने को मिल जाता है। देखिए, जो 1 ईयर रिटर्न है दीपाली जी, लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स का एज ऑन 30th of April 2026 -0.5% से लेके अराउंड -4% के रेंज में लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स ने रिटर्न्स दिए हैं। ये नेगेटिव रिटर्न्स क्यों दिए? क्योंकि मैंने जो समझाया कि बॉन्ड यील्ड्स ने 100 बेसिस पॉइंट स्पाइक अप किया है और लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स आर ऑलवेज सेंसिटिव टू राइजिंग यील्ड सिनेरियो। ओके, सो मेरे हिसाब से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन डेट म्यूचुअल फंड्स और लॉन्ग ड्यूरेशन डेट म्यूचुअल फंड से दूर रहना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। टू मिनिमाइज वॉलेटिलिटी रिस्क शुड बी द प्राइमरी गोल दीपाली जी। और जो वॉलेटिलिटी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए इन्वेस्टर्स को अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, लो ड्यूरेशन फंड्स और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में निवेश करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम ये 3 कैटेगरी, इन्वेस्टर्स कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स को भी देख सकते हैं, मगर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में खास ध्यान में रखना चाहिए कि जो मेच्योरिटी प्रोफाइल है वो 4 साल के आसपास ही होना चाहिए। सो टू कंक्लूड, इन शॉर्ट, बॉन्ड यील्ड्स आर here to stay elevated for some more time. यील्ड्स में वॉलेटिलिटी नजर आ सकती है, लॉन्ग ड्यूरेशन डेट म्यूचुअल फंड्स में वॉलेटिलिटी नजर आ सकती है। तो एटलीस्ट फ्रॉम 2 to 3 years पॉइंट ऑफ व्यू, शॉर्टर ड्यूरेशन फंड्स में लो ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन और जो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स है जिनकी मैच्योरिटी प्रोफाइल 4 साल के आसपास है, उसमें इन्वेस्टर्स निवेश कर सकते हैं। बट मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन डेट म्यूचुअल फंड में निवेश ना करें। ओके, अच्छा, फिर अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो कुछ नेम्स, कुछ ऑप्शंस आप सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए, मुझे 3-4 एएमसीज बहुत पसंद है। एक तो एचडीएफसी की एएमसी मुझे बहुत पसंद है। सेकंड इज कोटक म्यूचुअल फंड, थर्ड इज आईसीआईसीआई का म्यूचुअल फंड और फोर्थ इज बंधन का म्यूचुअल फंड। ये 4 एएमसीज में अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स भी देख सकते हैं, लो ड्यूरेशन फंड्स भी देख सकते हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स भी देख सकते हैं दीपाली जी। और एक और मैं मुख्य पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा। देखिए, जब भी मैं शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स की बात करता हूं तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली अराइज होता है कि अगर इन्वेस्टर शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में निवेश करेंगे तो इंटरेस्ट रेट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, यील्ड्स में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। माय आंसर इज नो। यील्ड्स में और इंटरेस्ट रेट्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। अगर हम देखने को जाए, जो 1 और 3 ईयर का जो मेच्योरिटी प्रोफाइल है, ट्रिपल ए और डबल ए के जो यील्ड्स है वो 7.1% से लेके 8.5% के रेंज में अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। और जो मीडियम टू लॉन्ग, मतलब 5 ईयर टू 10 ईयर के जो ट्रिपल ए और डबल ए यील्ड्स है वो भी करीबन 7.5% टू 8.5% के रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। मींस ओवरऑल यील्ड कर्व एकदम फ्लैट चल रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है फ्रॉम अ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, लो ड्यूरेशन फंड्स और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में। मैंने 4 एएमसीज बताए, कोटक, आईसीआईसीआई, बंधन और एचडीएफसी। ये 4 एएमसीज में इन्वेस्टर्स अपने डेट म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं दीपाली जी। ओके, तो ये आपको कुछ ऑप्शंस बताए गए हैं और क्या आउटलुक है, यहाँ से कौन से फैक्टर्स जो इम्पैक्ट करते हैं, वो तमाम बातें आपको समझाई गई। लेकिन चलिए व्यूअर से करते हैं बातचीत। जितेंद्र कुमार पांडा गुड़गांव से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। जितेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मेरा जो फंड है ना, इसको एक बार रिव्यू करने के लिए मैंने भेजा हूँ, और इसमें कोई चेंजेस की कोई जरूरत है क्या? ओके, तो आपका जो पोर्टफोलियो है एक बार मैं मेंशन कर देती हूँ, कुछ बदलाव हो तो प्लीज आप मुझे बताइए। आईसीआईसी प्रू वैल्यू डिस्कवरी 9,000 पर मंथ एंड 8,500 ईच डाल रहे हैं आप। आईसीआईसी प्रू लार्ज कैप और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड में 7,000 पर मंथ, कोटक मल्टी कैप में 7,000, पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप में 6,000, देन कैनरा रोबोको मिड कैप में 5,000। लमसम है 2.5 लाख टाटा स्मॉल कैप, एक्सिस मिड कैप में 1.5 लाख, 1.5 लाख क्वांट फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला डिजिटल इंडिया में 1.5 लाख और 1.5 लाख की मेरे एसेट फोकस में। अभी जो टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 37 लाख के आसपास है जितेंद्र। हाँ जी, हाँ जी। और जो मंथली एसआईपी आपकी हुई है टोटली 51,000 के आसपास की हो गई, करेक्ट? 51,000 की। ओके, तो 5 साल में घर बनाना। हाँ बताइए। टाटा स्मॉल कैप एंड ये एकदम नॉन परफॉर्मिंग, एंड एबीएसएल डिजिटल इंडिया ये भी नॉन परफॉर्मिंग है। ये दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, वो पूछ के बताते हैं। ऋषभ सुन रहे हैं आपका सवाल।
जो आपने गोल्स मेंशन किए उसमें 5 लाख 5 साल में घर बनाने के लिए 40 लाख, 7 साल में बेटी की शादी के लिए 30 लाख एंड देन 7 साल में रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़, करेक्ट? हाँ जी। ओके, क्या सलाह रहेगी इनके लिए ऋषभ? दीपाली जी देखिए, नंबर 1, अगर एसआईपी करना है प्योर इक्विटी में तो 7 to 10 इयर्स का टाइम होराइजन होना चाहिए। अगर 5 साल का ही टाइम होराइजन है तो फिर प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश ना करें। आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर। अगर आप लमसम तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 5 साल के लिए, देन इट इज फाइन। बट एसआईपी क्योंकि हर महीने आप इंस्टॉलमेंट में पैसा आप निवेश करते हो, तो उसके लिए लंबा समय इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दीपाली जी। देखिए, अगर 5 साल का समय है तो फिर आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स, ऑल्सो नोन एज बैलेंस एडवांटेज फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं। 2 म्यूचुअल फंड्स मेरे ध्यान में मुझे पसंद है। नंबर 1 आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड और नंबर 2 ईडलवाइज का बैलेंस एडवांटेज फंड। अगर आपके पास 5 साल का समय है, एसआईपी मेथोडोलॉजी फॉलो करना है, तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में, ये 2 म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश कर सकते हो। अगर आपके पास 7 to 10 इयर्स का टाइम होराइजन है तो फिर आप प्योर इक्विटी फंड्स में आप निवेश कर सकते हो। उसमें मेरे रिकमेंडेशन है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड 25%, कोटक मल्टी कैप फंड 25%। ये ऑलरेडी आपके एग्जिस्टिंग फंड्स ही मैं उठा रहा हूं, और दूसरे 2 नए फंड्स में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, एचएसबीसी वैल्यू फंड और वाइटोक फ्लेक्सी कैप फंड। ये 4 फंड का प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो आप बना सकते हो 7 to 10 इयर्स के लिए। और अगर 5 साल का समय है तो फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज और ईडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड में आप निवेश कर सकते हो। अभी देखिए, मैं इस तरीके से मैं स्ट्रैटेजी बनाना चाह रहा हूं उनके लिए। देखिए, मैं अज्यूम कर रहा हूं 9% कंपाउंडिंग रिटर्न्स फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 इयर्स। जो 37 lakhs है उसको आप प्योर इक्विटी से रिडीम करिए और ये बैलेंस एडवांटेज फंड्स में निवेश करिए। तो आपको करीबन 4 या 5 साल में आपको इजीली 50 लाख के आसपास आप इकट्ठा कर पाओगे। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो 51,000 की एसआईपी चल रही है वो आप प्योर इक्विटी फंड्स में 7 to 10 इयर्स में आप आराम से निवेश कर सकते हैं। देखिए, मैं अज्यूम कर रहा हूं 10% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 7 इयर्स। अगर मैं 7 साल का समय पकड़ता हूं, 10 साल का एक कंजर्वेटिव रिटर्न के एक्सपेक्टेशन के आधार पे, तो आपको करीबन 60 lakhs के आसपास आप कंफर्टेबली इकट्ठा कर पाओगे। सो इसमें आपके 2 गोल्स बहुत ही कंफर्टेबली अचीव हो पा रहे हैं। आपका जो 2030 में आई एम अंडरस्टैंडिंग बेटी की पढ़ाई 2033 में है। सो बेटी की मैरिज, आई एम सॉरी, सो बेटी की शादी 2033 में कंफर्टेबली गोल अचीव हो जाएगा। और आपका जो घर का जो गोल है, घर बनाने का जो गोल है 2030 में, वो काफी कंफर्टेबली अचीव हो पाएगा। मगर आपका जो रिटायरमेंट का गोल है जो 2033 में जो पड़ रहा है 1 करोड़ का कॉर्पल, वो अनफॉर्चुनेटली अचीव नहीं हो पाएगा। अगर आपको रिटायरमेंट का गोल 1 करोड़ का गोल जो है वो अचीव करना है, तो जो आप 51,000 की एसआईपी कर रहे हो उसमें आपको एनुअल 25% एनुअल टॉपअप करना पड़ेगा, तो ही वो गोल आप कंफर्टेबली अचीव कर पाएंगे। ओके, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बदलाव डेफिनेटली आपको सजेस्ट किए गए हैं। कई फंड्स हैं जिनसे आपको निकलने की सलाह दी गई है, जिसमें आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप है, एचडीएफसी मिड कैप, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, कैनरा रोबेको लार्ज कैप, लार्ज मिड कैप, पीजीआई इंडिया फ्लेक्सी कैप। आप कहाँ एलोकेशन करना है, से 4-5 फंड्स रखिए, बहुत आपके पोर्टफोलियो के लिए। आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू फंड, कोटक मल्टी कैप, एचएसबीसी वैल्यू, व्हाइट ओक फ्लेक्सी कैप, यहाँ पर आप रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ 2 फंड्स और सजेस्ट किए गए हैं आपको, जिसमें आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज और एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज शामिल है। स्टेप अप डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा, अपनी एसआईपीज इंक्रीज करनी पड़ेगी अपने गोल्स को हासिल करने के लिए। अजय है अगले व्यूअर हमारे साथ चंडीगढ़ से बातचीत करने के लिए। अजय नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। आ गया अजय सवाल पूछिए प्लीज। हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था, मैंने वो निवेश प्लस में किया हुआ था इन्वेस्ट 10 लाख रुपया मार्च 2026 में, तो वो अब आगे कैसे रहेगा उसका। हेलो, ठीक है। तो आपने एलआईसी निवेश ग्रोथ प्लान आपने खरीदा, राइट? ये तो यूलिप है, एलआईसी निवेश प्लस, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट मिक्स्ड है।
तो इसका तो कुछ मिनिमम 5 इयर्स का टेन्योर होगा या फिर 10 इयर्स का, 10 to 5 इयर्स का आई एम श्योर पॉलिसी टेन्योर है शायद इसका। हाँ जी, हाँ जी, 5 इयर्स का टेन्योर है इसका। तो आपने इसमें लमसम कितने रुपए लगाए हैं? मैंने जी 10 लाख रुपया लगाया इसमें। 5-5 लाख के 2 इन्वेस्टमेंट्स किए हैं ओके अपने बच्चों के नाम पे ना, 5-5 लाख की। ओके, तो ऋषभ 10 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट इन्होंने LIC निवेश प्लस यूलिप है ये बेसिकली LIC की तरफ से। अब आमतौर पे वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से तो यूलिप आइडल चॉइस नहीं है, बट क्या सजेशन इनके लिए रहेगा आपके लिए? दीपाली जी, आपने ऑलरेडी बहुत करेक्टली पुट किया कि अनफॉर्चुनेटली यूलिप वेल्थ क्रिएशन के लिए एक आइडियल प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है। और हम ऑलवेज इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है, इन्वेस्टमेंट का जो प्रोडक्ट्स है वो आप अलग रखें, और जो इंश्योरेंस का जो पोर्टफोलियो है और इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स है वो अलग रखें। कभी भी हाइब्रिड में मत जाए, क्योंकि यूलिप में आपको सही तरीके से रिटर्न्स भी नहीं मिलेंगे और आपको पूरा इंश्योरेंस का कवरेज भी नहीं मिलेगा। ओके, सो अभी ऑलरेडी उन्होंने निवेश ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी देख लीजिए कि एग्जैक्टली कितने साल तक का लॉक इन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर बीच में एग्जिट विंडो मिलता है विदाउट एनी चार्ज, तो मैं चाहूंगा कि ये प्रोडक्ट से एग्जिट कर ले। अगर वेल्थ क्रिएशन का गोल है तो मेरे हिसाब से प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इज द बेस्ट प्रोडक्ट आउट देयर फ्रॉम अ वेल्थ क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू। मगर यूलिप्स अनफॉर्चुनेटली आपका जो इन्वेस्टमेंट का पर्पस है वो भी ढंग से सॉल्व नहीं करेगा, और इंश्योरेंस का पर्पस है वो भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये रही सलाह आपके लिए LIC निवेश प्लस पर। और जैसे क्लियरली आपको कहा कि हम हमेशा कहते हैं इनफैक्ट कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों को अलग रखिए, दोनों का कॉम्बिनेशन कभी भी फायदेमंद नहीं तो आपको इसमें अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस मिल रहा होगा और ना ही अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आप प्लान कर पाएंगे। तो हमेशा म्यूचुअल फंड के थ्रू बहुत सारे बेनिफिट्स जो आपको मिलते हैं उसके थ्रू आपको प्लान करना चाहिए। चलिए रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर्स से करेंगे बातचीत। चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी, ऋषभ देसाई हमारे साथ बने हुए हैं और बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। सुमित्रा है अगली व्यूअर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए अंडमान निकोबार से। सुमित्रा नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या डिटेल्स है? जी, मैंने डिटेल्स व्हाट्सएप में दिया है मैडम, और मेरा 13 इयर्स का टारगेट है। तो ये जो पोर्टफोलियो है मेरा, ये ठीक है कि इसमें कुछ चेंजेस करना है? तो और आपका कितना टाइम होराइजन है? अभी 47 है। अच्छा, 47 इयर्स एज है, 13 इयर्स का आपका टाइम होराइजन है और अभी 6000 की सिप आपकी चल रही है। पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है? 1.49। 1.5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। पोर्टफोलियो में इनका बता देती हूँ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2000 रुपए महीना, देन 1,000 रुपए महीना 3 फंड्स में डाल रहे हैं। बंधन स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप और SBI कॉन्ट्रा, देन 500 2 फंड्स में, ICICI प्रू लार्ज कैप और HDFC स्मॉल कैप। क्या सलाह रहेगी? दीपाली जी, नंबर 1 तो पोर्टफोलियो में डुप्लीकेट फंड्स की जरूरत नहीं है। अगर आप एक कैटेगरी चूज करते हो तो एक कैटेगरी में 2 फंड्स रखने की जरूरत नहीं है। मैं जो देख रहा हूँ उनके पोर्टफोलियो में 2 लार्ज कैप फंड्स है, 2 लार्ज कैप फंड्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और 2 स्मॉल कैप फंड्स भी है, और स्मॉल कैप फंड्स की भी दो जरूरत नहीं है। आप हर एक कैटेगरी से एक फंड रखें, मेरे हिसाब से बहुत सफिशिएंट रहेगा। नंबर 2, मैं जो देख रहा हूँ पोर्टफोलियो में मिड कैप का एक्सपोजर नहीं है, पोर्टफोलियो इज टिल्टेड टुवर्ड्स स्मॉल कैप्स। मैं चाहूंगा कि मिड कैप का थोड़ा एक्सपोजर ले और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अच्छा सा एक बैलेंस मेंटेन करें। दिस इज माय रिकमेंडेशन। मेरे फंड्स रिकमेंडेशन इस तरीके से आ रहे थे दीपाली जी। नंबर 1, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड, उनका ही पोर्टफोलियो में जैसा है वैसा ही रखे, मगर उसमें एलोकेशन 25% रखे। नंबर 2, SBI कॉन्ट्रा फंड, ये भी उनके पोर्टफोलियो से उठा रहा हूं, इसमें भी 25% एलोकेट करें। नंबर 3, बंधन स्मॉल कैप फंड, अगेन 25%, सेम फंड है, सेम आपके ही पोर्टफोलियो से उठा रहा हूं। एक नया फंड बस मैं ऐड करने जा रहा हूं, ईडलवाइज मिड कैप फंड, 25% एलोकेट करें, तो इसमें आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का भी फ्लेवर मिल जाएगा, और आपको ग्रोथ और वैल्यू दोनों अलग अलग स्टाइल्स और स्ट्रैटेजीज का भी फ्लेवर मिल जाएगा इसमें।
बहुत सारे फंड्स की जरूरत नहीं है, 4 फंड्स रखे, 25% एलोकेट करिए, मेरे हिसाब से यू विल बी वेरी वेल सॉर्टेड। अभी देखिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 13 इयर्स। जो 6000 की एसआईपी कर रहे हैं वो करीबन सिर्फ 19 लाख के आसपास वो इकट्ठा कर पाएंगे 13 साल के बाद। अनफॉर्चुनेटली इतना बड़ा सब्सटैंशियल अमाउंट नहीं है। सो मेरे हिसाब से आप हर साल 10 to 20% का एनुअल टॉपअप करें तो आपको 13 साल के बाद ये अमाउंट सब्सटैंशियल नजर आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन भी काफी हद तक अपने वॉलेट को खा जाता है। सो फ्रॉम एन इन्फ्लेशन बीटिंग रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू मैं चाहूंगा कि 10 to 20% का एन एनुअल एसआईपी टॉपअप करें। ओके, तो आपके लिए सजेशन ये है आपको स्टेप अप करना पड़ेगा, 10 से 20% एटलीस्ट आप स्टेप अप करें ताकि आप एक साइजेबल अमाउंट इकट्ठा कर पाए। फिलहाल 19 लाख के आसपास आप जमा कर पाएंगे। आपको थोड़ा सा सजेशन दिए गए हैं पोर्टफोलियो में चर्निंग करने के, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप से निकलने की सलाह है। 4 फंड्स जो आपके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं उसमें पराग पारी फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, एडवाइज मिड कैप और बंधन स्मॉल कैप है। इन फंड्स को आप रखिए। आकाश अगले व्यूअर गुजरात से सवाल पूछने के लिए। आकाश नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मैं आकाश बात कर रहा हूँ, मैं गुजरात से, और मैं पिछले 3 साल से इन्वेस्टेड हूँ और मेरा 45,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी है। इसमें मेरे पास 7 फंड है जिसकी डिटेल मैंने आपको भेजी है, तो मुझे फंड की रिव्यू चाहिए और क्या मैं सही ट्रैक पे हूँ उसकी रिगार्डिंग मुझे जानकारी है। टाइम होराइजन आपका कुछ है कोई डेडिकेटेड, और कितना आप पोर्टफोलियो की वैल्यू है अभी? मैं कुछ 40 to 45 ईयर्स तक इन्वेस्टेड रहना चाहता हूँ और कुछ 11-12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है अभी तक। अच्छा, आपकी एज कितनी है आकाश? मेरी एज 28 ईयर्स है। 26 ईयर्स। ओके ओके, तो अब सबसे पहले तो कमेंडेबल है, आप 26 ईयर्स के हैं, 11-12 लाख का पोर्टफोलियो आप ऑलरेडी बना चुके हैं और आपकी अर्ली रिटायरमेंट की प्लानिंग है विच इज़ नाइस। 40 to 45 ईयर्स की एज तक ये निवेश करेंगे जैसे इन्होंने कहा, तो मान के चलें 20 साल, मतलब 19-20 साल तो ये और इन्वेस्टेड रहेंगे। 46,000 की माफ की जिनकी मंथली सिप है, 11 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है। इनका पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर है। इनके हैं 10,000 रुपये महीना निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में 9,000, जिन 7,000 एक्सिस स्मॉल कैप में 6,500 रुपये महीना है, कैनरा रोबेको लार्ज कैप, देन 5,000 पराग पारी फ्लेक्सी कैप, 5,000 है टाटा स्मॉल कैप, देन टाटा डिजिटल इंडिया फंड में 3,500 है। क्या सजेशन रहेगा ऋषभ इनके लिए? दिवाली जी, एब्सोल्युटली आई कंप्लीटली अग्री विथ यू। बहुत कमेंडेबल है कि एट द एज ऑफ 26 इतना लंबा समय, लॉन्ग टर्म होराइजन भी वो देख रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, और प्लस मैं ये भी देख रहा हूँ कि उनकी एसआईपी अमाउंट भी काफी अच्छी है ऑन अ मंथ बेसिस। देखिए, मैं नंबर 1 सजेशन मेरा ये रहेगा कि पोर्टफोलियो में इतने सारे फंड्स ना रखे, बहुत तो 4 या 5 म्यूचुअल फंड्स रखे, अलग अलग मार्केट कैप्स की और अलग अलग स्टाइल की। आई थिंक यू विल बी वेरी वेल सॉर्टेड। नंबर 2, आप सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड्स को अवॉइड करिए, क्योंकि सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड्स काफी सिक्लिकल भी होते हैं, वॉलेटाइल भी होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेक्टोरियल थीमेटिक फंड्स में एंट्री और एग्जिट की भी बहुत ही आवश्यकता आ जाती है। सो मैं चाहूंगा कि पोर्टफोलियो को थोड़ा सा कॉम्प्रेस करें और सेक्टोरियल थीमेटिक फंड्स को अवॉइड करें। नंबर 3, देखिए मैं पोर्टफोलियो में देख रहा हूँ, पोर्टफोलियो में 3 स्मॉल कैप फंड्स है। 3 स्मॉल कैप फंड की जरूरत नहीं है, एक फंड पर कैटेगरी रखे, एक ही स्मॉल कैप फंड आई थिंक शुड डू द जॉब। और आपके जो पोर्टफोलियो में लार्ज कैप जो फंड है उसकी भी जरूरत नहीं है, आप फ्लेक्सी कैप थ्रू लार्ज कैप में एक्सपोजर ले सकते हैं। तो मेरे रिकमेंडेड फंड्स इस तरीके से आ रहे दीपाली जी। नंबर 1, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड, वो एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है, उसमें अच्छा खासा आपको लार्ज कैप एक्सपोजर भी मिल जाएगा और प्लस ओवरसीज डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाएगा टिल सम एक्सटेंट। नंबर 2, वाइटॉक फ्लेक्सी कैप फंड। नंबर 3, HSBC वैल्यू फंड। नंबर 4, ईडलवाइज मिड कैप फंड। और नंबर 5, टाटा स्मॉल कैप फंड। जो पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड है और टाटा का जो स्मॉल कैप फंड है वो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से ही मैंने उठाया है, और वाइटॉक फ्लेक्सी कैप, HSBC वैल्यू और ईडलवाइज मिड कैप का ये नया मैं रिकमेंडेशन उनके पोर्टफोलियो में मैंने दिया है। ये पांचों फंड्स में आप 20% एलोकेशन, इक्वल एलोकेशन रखें, मेरे हिसाब से यू विल बी वेरी वेल सॉर्टेड। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप ध्यान में रखें कि अगर हो सके तो एवरी ईयर 10 to 20% का एनुअल एसआईपी टॉप अप करें। ओके,
तो एनुअल स्टेप अप करने की बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पोर्टफोलियो बदलाव सजेस्ट किए गए हैं। शुक्रिया आपका ऋषभ आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक में जाते जाते ऋषभ के टॉप 4 फंड्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अगर ऋषभ की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। इसी के साथ यो मनी में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।